इतिहास में हमने ऐसे कई उदाहरण देखे हैं कि कई महान जितने व्यक्तित्व इतिहास में हुए हैं और अभी वर्तमान में भी जो कई लेजेंडरी पर्सनालिटीज हम लोग देखते हैं, उन सभी के पर्सनालिटीज का जो महानता है, उनके पर्सनालिटीज में जो ऐतिहासिक चीज है, वो उनकी बाल्यावस्था और वो उनकी युवावस्था में ही दिखने लग जाती है। और तभी जमाने ने, इस संसार ने उनकी इस महानता को परिचय किया और फिर उनका गुणगान किया। इतिहास की यदि हम कुछ उदाहरण देखें तो आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण ले लीजिए, आप छत्रपति शिवाजी महाराज का उदाहरण ले लीजिए, आप संत ज्ञानेश्वर जी का उदाहरण ले लीजिए, या वर्तमान काल में यदि देखें तो हमारे क्रिकेट सम्राट सचिन तेंदुलकर, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, और फिलहाल में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, और ऐसे कई अनगिनत उदाहरण हैं जो ऐतिहासिक कार्य तो कर रहे हैं, पर उनका यह ऐतिहासिक महत्व उन्होंने अपनी बाल्यावस्था और अपनी युवावस्था में ही सबको समझाकर बताया है। और ये सभी लोग इस देश की, इस संस्कृति की, इस मिट्टी का एक गोल्डन एसेट है। हम लोग तो ये कहेंगे कि आज आप सभी लोग जो इस प्रोग्राम को ऑनलाइन देख रहे हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप सभी भी इस देश का, इस संस्कृति का एक बहुत इनवैल्यूएबल एसेट है, गोल्डन एसेट है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो सारे ऐतिहासिक कैरेक्टर हो गए, ये जो सारे ऐतिहासिक पात्र जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा करी, इन सभी व्यक्तियों ने उनके अंदर की जो ऊर्जा थी, उनके अंदर की जो शक्ति थी, उनके अंदर जो एनर्जी थी, उस एनर्जी को अपनी बाल्यावस्था में, अपनी युवावस्था में ही पहचाना, उसे उन्होंने एक्सप्लोर किया, उसे फोकस किया और फिर उसी को कैपिटलाइज करके अपने डे टू डे लाइफ में उसका उपयोग किया। या यूं कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्तियों का अपने जीवन में योग हासिल किया, अपने संपूर्ण शक्तियों से उन्होंने अपना योग किया और फिर उसे अपने डेली लाइफ में, अपने रूटीन लाइफ में प्रतिबिंबित किया। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, निश्चित ही आप सब लोग ऐसा कर सकते हैं। और मैं तो यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि आज के इस सत्र को आप पूरे तरीके से देखते हैं, आप एंड तक इस वीडियो को देखते हैं और हमारे साथ इस ध्यान की अनुभूति लेते हैं, क्योंकि इस सत्र में हम दोनों करवाएंगे। पहले तो ध्यान के ऊपर, योग के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद में एक छोटा सा ध्यान का अनुभव लेंगे। उस ध्यान के अंत में आप पाएंगे कि आप अपने आप से एक रूप हो गए, आप अपने आप से, अपनी शक्तियों में आप एक रूप हो गए और आप पूरे तरीके से स्थिर हो गए। तो इस सत्र के अंत में और इस योग के आधार पर आप भी अपने आप की एक स्वयं सक्सेसफुल लाइफ स्टोरी लिख सकते हैं। एक ऐसी सक्सेसफुल लाइफ स्टोरी लिखेंगे जिसके स्वयं हीरो आप होंगे। आप दूसरे किसी हीरो को क्रिएट नहीं करेंगे और दूसरे किसी हीरो को फॉलो नहीं करेंगे। यू विल बी द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। और ये ऐसी स्टोरी होगी कि जिसमें कोई भी बैड पैच नहीं होगा, कोई ऐसा प्रसंग नहीं होगा कि जब आप अपना आत्मविश्वास हार गए, कोई ऐसा बैड पैच नहीं होगा जब आपने गिव अप कर दिया या आप परिस्थितियों से हार गए या आप मैदान छोड़कर चले गए। क्योंकि आपने देखा होगा, वर्तमान परिस्थिति के दो उदाहरणों से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। आपने देखा होगा कि हाल ही में हमने एक बड़े प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता को खोया है। हमने देखा कि उस फिल्म अभिनेता ने एक महान क्रिकेटर पर एक फिल्म बनाई, उनके ऊपर एक बायोपिक बनाया। उस बायोपिक के माध्यम से उन्होंने कई युवाओं को प्रेरित किया, मगर जब इस अभिनेता के ही जीवन में कई सारे चैलेंजेस आने लगे, स्ट्रगल शुरू हुआ, तो वो परिस्थितियों से हार गए और अंत में उन्होंने अपने जीवन का अंत करना ही एकमात्र उपाय समझा। एक और उदाहरण, कैफे कॉफी डे कौन नहीं जानता, पर समूचे भारत में इस कैफे कॉफी डे की पूरी चेन को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर एक बड़े यशस्वी बिजनेसमैन, जिन्होंने यशस्विता की पीक पर पहुंचने के बाद में अपने आप को कई सारी परिस्थितियों से घिरा हुआ पाया और परिस्थितियों से लड़ नहीं पाए, परिस्थितियों के सामने वो हार गए और फिर अंत में अपने जीवन का अंत कर लेना ही उन्होंने एकमात्र उपाय समझा। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज का ये योग अनुभव करने के बाद में, मैं सीखने के बाद में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अनुभव करने के बाद में, क्योंकि आज आप इसको अनुभव करेंगे, आज आप अपनी शक्तियों को अनुभव करेंगे, आज आप अपने अंदर की इस एनर्जी को अनुभव करेंगे।
इस एनर्जी का अनुभव करने के बाद में निश्चित ही आपके जीवन में कभी भी ऐसा बैड पैच नहीं आएगा, कभी आप अपने आत्मविश्वास को छोड़ेंगे नहीं। तो आइए देखते हैं, एक युवा के नाते, एक विद्यार्थी के नाते और एक शिक्षक, पालक और आप सब लोग जो इस लाइन पर बने हुए हैं, उन सब के नाते हमारे जीवन में क्या क्या चलता है, क्या फेज हमारे लाइफ का चल रहा है। जहां तक युवाओं की बात करें तो मैं कहूंगा अभी जो लोग युवा हैं, अभी आप लोग जो विद्यार्थी हैं, आप सभी के जीवन का ये स्वर्णिम काल चल रहा है, ये स्वर्णिम युग चल रहा है। अब आप पूछेंगे कि भैया हम तो स्कूल रेगुलर जाना होता है, क्लासेस अटेंड करनी होती है, एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करनी होती है, कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का स्कोर अचीव करते करते हमारे पसीने छूट जाते हैं, काफी सारे करियर का कंपटीशन है। यदि आप युवा हैं तो आपको एग्जाम्स और करियर पूरा करने के बाद, एग्जाम्स और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में अपॉर्चुनिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज का चैलेंज है। जॉब मिल जाए तो सफिशिएंट प्रोस्पेक्टिव्स उसमें होने चाहिए, प्रोस्पेक्टिव्स भी हो तो जॉब सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, आपका परिवार आपसे संतुष्ट होना चाहिए। ऐसी कई सारी समस्याओं से आपको जूझना पड़ता है, पर फिर भी ये हमारा स्वर्णिम काल है। हाँ, ये बिल्कुल आपके जीवन का स्वर्णिम काल चल रहा है। थोड़ा सा अंदर की ओर झांकिए कि ये आपके जीवन का स्वर्णिम काल क्यों है। क्योंकि आपका सारा परिवार आपको एक सेलिब्रिटी की तरह रखता है। सारा परिवार ये देखता है कि आपकी अचीवमेंट्स कैसे हासिल होंगी, आपका करियर कैसे डेवलप होगा, आप कैसे डेवलप होंगे। आपके इर्द गिर्द सारे परिवार का प्लानिंग घूमता है। कहीं साल भर में बाहर जाना हो तो आपकी एग्जाम्स कब है, आपके छुट्टियां कब लग रही है, ये सारा शेड्यूल देख करके आपके पेरेंट्स, आपके शिक्षक, आपकी ट्रिप्स, आपका आउटिंग अरेंज करते हैं। घर के सारे फंक्शंस भी आपके हिसाब से तय होते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि आप अपने परिवार के सेलिब्रिटी हैं, आप अपने परिवार के वीआईपीज हैं, जिनको देख करके ही सारा परिवार का शेड्यूल नियंत्रित किया जाता है। आपके परिवार का एंटरटेनमेंट, टीवी का वॉचिंग टाइम, सब लोगों का शेड्यूल भी आपके हिसाब से तय होता है, इसलिए आप सेलिब्रिटी हैं। एक और उदाहरण कि जब भी कोई रिश्तेदार आपके घर आता है, जब भी कोई नया व्यक्ति आपके परिवार के परिचय में आता है और वो आपके घर पे आता है, तो सबसे पहले ये जानना चाहता है कि परिवार में बच्चे कितने हैं, युवा कितने हैं, वो क्या करते हैं, क्या उनका प्रोफेशन है, क्या उनकी एकेडमिक, क्या उनका डिस्क्रिप्शन है, ये सारा वो जानना चाहते हैं। यदि आपके घर में कुछ ट्रॉफीज रखी हुई हो तो आने वाला मेहमान पहले ये जानना चाहता है कि ये किसका अचीवमेंट है, ये किसने अचीव किया है। और जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन या आपके दादा दादी, आपका मित्र परिवार आपके बारे में बताने के लिए बड़ा फक्र महसूस करता है, उन्हें बड़ा आनंद होता है, क्योंकि उनके लिए केवल आप ही एक द नेक्स्ट जनरेशन है। आप ही अपनी फैमिली में एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके परिवार को भविष्य के नए सपने दिखा सकता है। आपके कुटुंब में, आपके परिवार में यदि उम्रदराज लोग हैं, आपके माता पिता हैं, तो उन्होंने तो एक जीवन का रास्ता हासिल कर लिया है, पर वो भविष्य के सारे सपने आपके माध्यम से देखते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग आपके परिवार के सेलिब्रिटीज हैं। तो अब सोचिए, जो लोग परिवार के सेलिब्रिटीज हैं, जो लोग परिवार की इतनी उमंगें जिनसे जुड़ी हुई है, तो ऐसे लोगों का अपने जीवन के प्रति, अपने द नेक्स्ट जनरेशन होने के प्रति क्या अप्रोच होना चाहिए, और क्या हमारा अप्रोच अभी है, क्या हमारी प्राथमिकताएं हैं, किन चीजों को हम प्रायोरिटीज दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे इर्द गिर्द एक ऐसा फ्रेंड सर्कल हमें दिखाई देता है, या हमारी युवाओं की, हमारी अभी के बच्चों की जो एक परिस्थिति है, उनके करियर को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, उनके जीवन को लेकर, उसके बारे में बातचीत करते हैं। कुछ हमारे युवा भाई या कुछ हमारे विद्यार्थी बहन या भाई ऐसे होते हैं कि जो अपने करियर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल भी प्रोग्रेसिव नहीं होते। उन्हें इस बात की चिंता ही नहीं होती कि आगे क्या करना है। कुछ लोग होते हैं, पर वो हमेशा परिस्थितियों में अपना डिफेंस ढूंढते फिरते हैं कि मेरा तो शैक्षणिक वातावरण ही, मैं जिस गांव में या शहर में रहता हूँ वहां का शैक्षणिक वातावरण ठीक नहीं है, मेरा फ्रेंड सर्कल ठीक नहीं है, या मेरे परिवार से मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है। इन सारी चीजों के बारे में वो हमेशा डिफेंस ढूंढते रहते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इतने बिंदास होते हैं कि हमारे भविष्य में हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में उनके पास कोई नियोजन नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, और एक कटी पतंग की तरह वो केवल परिस्थितियों में इधर से उधर उधर से इधर हालात के थपेड़े के समान घूमते रहते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या इस तरीके से यदि हम परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दें और अपने अंदर की ऊर्जा का उपयोग न करें तो क्या हम द सक्सेसफुल नेक्स्ट जनरेशन बन पाएंगे? निश्चित ही नहीं बन पाएंगे। तो कैसे बन सकते हैं? तो आज हम इसी सक्सेस की पूंजी पर आपसे बातचीत करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं सहयोग के बारे में और सहयोग की सम्माननीय संस्थापिका श्री माता जी के बारे में। तो सहयोग क्या है? सहयोग ये बहुत ही सरल, अत्यंत सुगम, आप जैसे मुझ जैसे सर्वसामान्य विद्यार्थियों को समझने के लिए बड़ा आसान सा योग है। समझने के लिए भी आसान है, करने के लिए भी आसान है, मगर इसके फायदे बड़े दूरगामी हैं, इसके फायदे बहुत सुंदर हैं। तो जिनका फोटोग्राफ आपके सामने रखा है, मैं संक्षिप्त में उनका परिचय दे दूं, फिर बाद में हम सहयोग के विज्ञान के बारे में जानने की शुरुआत करते हैं। आप सहयोग की आद्य संस्थापिका डॉक्टर निर्मला देवी श्रीवास्तव हैं, जिन्हें समूचे विश्व में हम सभी श्री माता जी के नाम से पहचानते हैं। श्री माता जी का जन्म स्वतंत्रता पूर्व के काल में सन 1923 में हुआ और वे अपने बाल्यावस्था में गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी रही। बाद में वे स्वयं मेडिकल साइंस की स्टूडेंट थी, मेडिकल साइंस का उन्होंने अध्ययन किया और सन 1970 में उन्होंने सहयोग नामक इस विज्ञान का आविष्कार किया। और हमारे देश में जितने भी योग को लेकर या योग शास्त्र को लेकर जितने भी सिद्धांत रखे गए, जितने भी बातचीत की गई, उसी की अगली कड़ी जोड़कर श्री माता जी ने इस ध्यान की विधि को उजागर किया, समूचे भारत में इसे फैलाया और फिर 150 से ज्यादा देशों में आज सहयोग के माध्यम से विद्यार्थी, युवा, कई सारे एकेडमिशियंस, अभ्यासक इसका फायदा अपने व्यक्तिगत जीवन में कर रहे हैं और अपने जीवन में कई सारे यशस्विता के रंग भरे जा रहे हैं। तो सहयोग किस प्रकार शुरुआत हुआ? सन 1970 में इसकी शुरुआत हुई। बाद में इस समूचे कार्य के लिए श्री माता जी को 2 बार नोबेल नामांकन भी दिया गया। भारत सरकार द्वारा उन्हें मानव रत्न पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और विश्व में कई सारी जगहों पर, कई सारे देशों से बड़े बड़े नायाब अवार्डों से उन्हें नवाजा गया। क्यों नवाजा गया? क्योंकि ये साइंस उन्होंने सारे विश्व को सिखाया। तो आइए हम इस साइंस को सीखते हैं, इसको समझते हैं। आप सभी बच्चों से मेरी विनती है कि आप लोगों ने, आप सभी युवाओं से मेरी विनती है, सभी बहनों से, सभी शिक्षकों से मेरी विनती है कि आपने निश्चित ही ह्यूमन एनाटॉमी सब्जेक्ट अपने स्कूल में पढ़ाया होगा। तो आज उसी ह्यूमन एनाटॉमी का कुछ पार्ट हम इस चित्र में देखने वाले हैं। आप ध्यानपूर्वक पहले इस चित्र को देख लें, इसे समझें और बाद में हम बहुत छोटा सा एक ध्यान का अनुभव लेंगे। जल्दी से मैं इस चार्ट के बारे में आपको समझाता हूं और उसके पश्चात हम ध्यान की ओर बढ़ेंगे। तो आप इस चार्ट में जो देख रहे हैं, जिस प्रकार हम जमीन पर बैठते हैं आराम से अपने दोनों हाथ खोल करके, उस प्रकार हाथ खोल करके इस चित्र में आपको ये डायग्राम दिखाई दिया है। ये जो चित्र है ये हमारी ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम माने मध्य नाड़ी तंत्र का हिस्सा इस चित्र में दिखाया गया है। इस मध्य नाड़ी तंत्र के हमारे शरीर में मुख्यतः 2 भाग होते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इस डायग्राम में दिखाया गया है, एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट के फंक्शन को संभालता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस चित्र में जो दिखाया गया है, इसे फर्दर बाइफर्केशन यदि हम करें तो ये जो लेफ्ट साइड की चैनल आपको दिखाई दे रही है, मेडिकल साइंस में या ह्यूमन एनाटॉमी में इसे लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो राइट की ओर दिखाई दे रही है येलो कलर में, इसे राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं।
अब योग में इन नाड़ी तंत्र का अलग अलग नाम है और उसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में नाड़ियां होती हैं और शरीर के अलग अलग अवयवों को संभालने के लिए नाड़ियों के गुच्छे होते हैं, तो ये जो नाड़ी हमारे अंदर है, इस लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कहते हैं ईड़ा नाड़ी। क्या कहते हैं? ईड़ा नाड़ी। ये ईड़ा नाड़ी क्या करती है? ये हमारी विल पावर से रिलेटेड है, हमारी इच्छा शक्ति से रिलेटेड है। जब तक हमारे अंदर ये नाड़ी संतुलित होती है, ऊर्जावान होती है, गतिशील होती है, हमारे अंदर मजबूत इच्छा शक्ति बनी रहती है। और यदि ये नाड़ी हम निरंतर ध्यान के माध्यम से यदि हम इसको बैलेंस रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, शुद्ध रखते हैं, तो हमारे पूरे करियर में हम कभी भी इच्छा शक्ति की कमी हमें नहीं, हम इच्छा शक्ति से भरपूर होते हैं। जब ये शक्ति हमारे अंदर क्षीण हो जाती है, तभी हम अपनी इच्छा शक्ति को या विल पावर को खो बैठते हैं। तो हम सभी चाहेंगे कि हम सदैव हमारी विल पावर को स्ट्रांग रखें। जिस प्रकार ये हमारी इच्छा शक्ति या हमारी विल पावर को संभालता है, उस प्रकार ये जो राइट साइड की नाड़ी है, राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसे कहते हैं पिंगला नाड़ी। ये आपकी कार्य शक्ति को संभालता है। ये इच्छा शक्ति माने विल पावर, ये कार्य शक्ति माने उस विल पर आप जो वर्कआउट करेंगे उस कार्य शक्ति को। ये राइट साइड जो हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं या जितने भी हम मेंटल काम करते हैं, उन सारे मेंटल फंक्शंस को इस राइट साइड से चैनलाइज किया जाता है। जो लोग इस राइट साइड का बैलेंस नहीं रख पाते हैं, जो लोग इस राइट साइड का बैलेंस खो बैठते हैं, वो लोग स्वभाव से बहुत आक्रामक होते हैं, बड़े अस्थिर होते हैं। आपने शायद शिक्षकों ने या आप युवाओं ने भी देखा होगा कि कुछ बच्चे, कुछ युवा बहुत अस्थिर होते हैं। वो किसी चीज पर कुछ समय के लिए कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते। थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उधर भागेंगे, इधर भागेंगे। और आजकल कई सारे डिवाइसेस भी हमारे पास में ऐसे हैं कि हमें बार बार इधर से उधर भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो हमारे अस्थिरता हमारे अंदर, यदि ये ऊर्जा चैनल हमारे अंदर अस्थिर हो जाता है तो आती है। अब ये जो बीच का चैनल आपको दिख रहा है, दिस इज द चैनल ऑफ स्ट्राइकिंग द बैलेंस, क्योंकि इसे कहा जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या सुषुम्ना नाड़ी। ये नाड़ी क्या करती है? हमारी विल पावर और हमारी एक्टिंग अपॉन द विल पावर, इन दोनों फंक्शंस को बैलेंस करने का काम ये बीच का चैनल करता है, जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। आप इस सुषुम्ना नाड़ी पर ये कुछ फ्लावर जैसे डायग्राम्स देख रहे हैं। ये क्या है? तो हमारे शरीर में जहां जहां पर जो जो शारीरिक अवयव है, जैसे यहाँ शरीर का मलमूत्र बाहर निकालने वाले अवयव हैं, यहाँ हमारा लीवर है, ये पेट का फंक्शन है, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा ईयर, नोज एंड थ्रोट है, ये आईज है, ब्रेन है, दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। तो इन सारे शारीरिक अवयवों का कामकाज संभालने के लिए, उसे ठीक से नियंत्रित करने के लिए, संचालित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कुछ नाड़ियों के गुच्छे हमारे अंदर होते हैं, जिसे मेडिकल साइंस में प्लेक्सस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेक्सस। अब इन सातों, ये जो 7 मुख्य प्लेक्सस हमारे शरीर में है, इन सातों प्लेक्सस को ये कहा जा सकता है कि ये एनर्जी के स्टोर हाउस है हमारे। इनमें बड़ी सुंदर एनर्जी छिपी हुई है, जो हमारे पढ़ाई में, हमारे करियर में, हमारी पर्सनालिटी में कई सारी पॉजिटिव चीजें भर सकती हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं। ये पहला जो एनर्जी सेंटर है, इस पहले एनर्जी सेंटर को मूलाधार चक्र कहते हैं। मेडिकल साइंस में इसे पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं। ये हमारी स्मरण शक्ति का या हमारे अंदर जो ग्रास्पिंग पावर है, उस ग्रास्पिंग का पावर का सारा कारोबार इस मूलाधार चक्र से चलता है। इसका एक और काम है, हमारे अंदर जो स्मरण शक्ति होती है और जिसे कह सकते हैं आकलन शक्ति हमारे अंदर जो होती है, वो इस मूलाधार चक्र से रेगुलेट होती है। जिन लोगों का ध्यान के कारण ये चक्र शुद्ध हो जाता है, उनकी स्मरण शक्ति, उनकी आकलन शक्ति बड़ी मजबूत होती है। इसलिए आपने इतिहास में कई उदाहरण देखे होंगे कि कुछ संतों के, ऋषि मुनियों के ध्यान की शक्ति के कारण उनका मूलाधार चक्र शुद्ध और मजबूत होता है और उनकी स्मरण शक्ति बड़ी मजबूत होती है। उसके ऊपर जो दूसरा चक्र है, इसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। मेडिकल साइंस में इसे आउटिक प्लेक्सस कहते हैं।
ये हमारे चित्त को, हमारे अटेंशन को, हमारे कंसंट्रेशन को एक जगह रखने का काम करता है। बार बार जो हमारा अटेंशन इधर से उधर, यदि क्लासरूम में बैठे हैं तो बैठेंगे क्लासरूम में, देखेंगे ब्लैक बोर्ड पर, मगर मन कहीं और भागता है। आप युवा हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कम समय है, मगर एग्जाम में क्या होगा, इसी के डर के कारण आपका चित्त एक जगह नहीं लगता, तो आपका अटेंशन इस दूसरे चक्र से, आयोटिक प्लेक्सस, स्वादिष्टान चक्र, इसी चक्र से फैट सेल्स को कन्वर्ट करके एनर्जी हमारे ब्रेन तक आती है। इसलिए ये चक्र मजबूत होगा तो हमारी ब्रेन की पावर स्ट्रांग होगी। तीसरा चक्र, इसे नाभि चक्र कहते हैं, सिलियाक प्लेक्सस इसे कहते हैं। ये हमारे अंदर की नर्वसनेस को शांत करता है। जिसका ये चक्र मजबूत होता है वो व्यक्ति सहसा नर्वस नहीं होता, बड़ी शांति से अपने कार्य को पूर्ण करता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को संभालता है, हमारे हेल्थ लेवल पे ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को संभालता है। उसके इर्द गिर्द आप ये जो गोलाकार देख रहे हैं, इसे भी स्पिरिचुअल लैंग्वेज में या योग की भाषा में इसे वॉइड कहते हैं, भवसागर कहते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। हमारे पर्सनालिटी में जो ग्रेविटी होती है या हमारे अंदर जो निर्णय क्षमता होती है, उस निर्णय क्षमता का सारा सूत्र, सारा संचलन केंद्र इस भवसागर से चलता है। जब आप युवा है, आप विद्यार्थी हैं, आप पालक हैं, आप शिक्षक हैं, आपके अंदर जब तक निर्णय क्षमता नहीं होगी, आप अपने निर्णयों के लिए इधर उधर इसके आगे पीछे भागते फिरेंगे। लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना, ये एक यशस्वी व्यक्तित्व की कुंजी होती है। तो ये कुंजी आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में यहाँ पर छिपी हुई है, इसे हम भवसागर कहते हैं। उसके ऊपर ये कार्डियक प्लेक्सस, इसे अनाहत चक्र कहते हैं या हृदय चक्र कहते हैं। इसी से हमारी पावर ऑफ इम्यूनिटी रेगुलेट होती है। काफी सारे वायरसेस, डिसीजेस हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं दे सकते यदि हमारा ये कार्डियक प्लेक्सस या हमारा अनाहत चक्र स्ट्रांग होगा। ध्यान में जब हमारा अनाहत चक्र पूरे तरीके से स्ट्रांग होता है तो सहजता से हमारी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारक शक्ति हमारे अंदर बढ़ती है और हम इन जनरल किसी वायरस के शिकार नहीं होते हैं। तो आप लोगों के लिए इस वर्तमान परिस्थिति में ये चक्र भी बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर पांचवा चक्र, इसे सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं, ये विशुद्धि चक्र कहलाता है। आपके सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, क्या बात करते हैं, कितनी बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, किस लहजे में बात करते हैं, ये आपके इस विशुद्धि चक्र से कोरिलेट होता है। एक युवा के तौर पर जब हम किसी इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं तो आपको कितना आता है ये नहीं देखा जाता, आप जो आता है उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, आप उस एस्टेब्लिशमेंट के लिए किस तरीके से उपयोग में आते हैं, वो सारा स्किल ऑफ कम्युनिकेशन आपके इस विशुद्धि चक्र से डेवलप होता है। सो विशुद्धि चक्र या सर्वाइकल प्लेक्सस आपके कम्युनिकेशन को कोरिलेट करता है। ये आपके टीम वर्क का भी चक्र है, जो साथ में मिलकर कोरिलेट होकर के हमें काम करना है, सबको एज अ टीम उस विशुद्धि चक्र से काम करना है। उसके ऊपर छठा चक्र, ये आपका आज्ञा चक्र या इसे ऑप्टिक चश्मा कहा जाता है। आपकी दोनों आंखें जहां अंदर की ओर एक दूसरे को वो नर्व्स शॉर्ट होती है, उस जगह पर ये छठा चक्र है और आपके अंदर के टेम्परामेंट को ये बैलेंस रखता है, आपके गुस्से को ये शांत रखता है। टेम्परामेंट किस चीज को कहेंगे, तो किसी काम को लेकर के ज्यादा समय तक कंसिस्टेंटली काम करने की जो आपकी लगन होती है, उस लगन को कहते हैं टेम्परामेंट। जिनका ये चक्र स्ट्रांग होता है उनकी लगन बड़ी मजबूत, एक चीज को लेकर बड़े सातत्य से वो काम कर सकते हैं और उनका कभी मूड ऑफ नहीं होगा, छोटी छोटी चीज पे वो गुस्सैल नहीं होंगे। तो ये छठा चक्र हमें उसलिए काम आता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चक्र है क्योंकि लेफ्ट, राइट और मिडल ये तीनों चैनल्स यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। उसके ऊपर ये सातवां चक्र, इन सारे 6 चक्रों को ऑर्गेनाइज करना है, उनको कोरिलेट करना है, उनकी एनर्जी को सिंथेसिस करना है। इन सारी एनर्जीज को सिंथेसिस करने का काम ये सातवां चक्र सहस्त्रार चक्र कहलाता है। इसे लिम्बिक एरिया कहते हैं, हमारे सर में इस जगह पर ये स्थित होता है। या आपने कभी 1 साल से छोटे बच्चे के सर पर यदि हाथ लगाया होगा तो जहां पर नाजुक तालु होता है वहां पर ये सातवां चक्र आपके अंदर होता है, जिसके कारण आप अपने सातों बचे हुए 6 चक्रों को कोरिलेट करते हैं। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एनर्जी हमारे अंदर बैठी हुई है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, ये ट्रायंगल हमारी जो बैक बोन है, हमारा जो मेरुदंड है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसका सबसे निचला छोर
जो होता है उसे मेडिकल साइंस में सैक्रम बोन कहा जाता है, पवित्र अस्थि कहा जाता है, क्योंकि इसी सैक्रम बोन के अंदर एक शक्ति हमारे अंदर बैठी हुई है जो कुंडलाकार या सर्पिलाकार या कॉइल के फॉर्म में बैठी हुई है, इसलिए इस शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तब ध्यान की अवस्था में ये शक्ति ऊर्ध्वगामी होकर माने ऊपर की ओर चल करके इन सारे 6 चक्रों को ये ऑर्गेनाइज करती है, उसकी एनर्जी को प्यूरिफाई करती है, एनर्जी को खोलती है और उस एनर्जी को हमारी पर्सनालिटी में, हमारे स्वभाव में उसको रिफ्लेक्ट करती है, जिससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, हमारी बौद्धिक शक्ति, हमारी वैचारिक शक्ति, हमारा पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारा ऑर्गेनाइज होता है और जिसके कारण एक प्रभावी व्यक्तित्व के तौर पर हम अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। आज आप इसी शक्ति को अपने अंदर बहते हुए महसूस कर पाएंगे। बस 2 मिनट में हम इस ध्यान के एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करेंगे। आप कहीं भी न जाएं। एक और चीज देखें कि हाथ के ऊपर आपको कुछ कलर फॉर्म्स दिख रहे हैं जो इन्हीं चक्रों के कलर्स हैं। तो जो हमारे एनर्जी सेंटर्स यहाँ लगे हुए हैं उनका रिफ्लेक्शन आपके हाथ की एनर्जी में आपको यहाँ आता है। तो आज भी आप ध्यान करेंगे, उसका अनुभव आपको आपके हाथों में भी आएगा। अब हम ध्यान की प्रक्रिया को शुरुआत करते हैं। तो आप सब लोगों से विनती है, आप जहां भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स होकर के बैठ जाएं। आप यदि चेयर पे बैठे हैं तो आराम से दोनों पांव जमीन को स्पर्श कर लें। आप यदि जमीन पे बैठे हैं तो आराम से रिलैक्स होकर के बैठ जाएं और कुछ क्षणों के लिए जो चीजें आपसे शेयर की जा रही हैं उन चीजों को ध्यान से ठीक से समझें और फिर उन चीजों को आपको आंखें बंद करके करना है, क्योंकि ध्यान तो आंख बंद करने के बाद में ही आपका गहरा लगेगा। तो पहले उन चीजों को आप ध्यान से देख लें, मेरी ओर देख लें, समझ लें, फिर उन चीजों को आपको आंखें बंद करके करना है। तो करना क्या है, आपको आराम से बैठना है। आपके दोनों हाथ इस डायग्राम में जिस तरीके से दिखाए हैं इस तरीके से खोल के आपको रखना है। कई बार जब हम ध्यान करते हैं तो हम इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से करते हैं। कृपया ऐसा न करें, हाथों को खोल के रखें, क्योंकि ये सारे एनर्जी पॉइंट्स आपके खुले रहेंगे तो एनर्जी का फ्लो आपके अंदर चलता हुआ आपको महसूस होगा। आराम से दोनों हाथ खोल लें, अपनी गोद में रख लें, जहां तक पॉसिबल हो सीधे बैठ जाएं और सारी स्टेप्स को ध्यान से सुनें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो ब्रीदिंग किस प्रकार करना है, गहरा श्वास आपको आपके अंदर लेना है, 2 सेकंड्स तक उसको पकड़ के रखना है, फिर धीरे 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 आप उस श्वास को छोड़ेंगे। पुनः 2 सेकंड खाली पेट रुकेंगे, फिर श्वास को पूर्ण तरीके से अंदर लेंगे, 2 सेकंड पकड़ेंगे, फिर श्वास को बाहर छोड़ेंगे, खाली पेट 2 सेकंड रहेंगे। इस तरीके से 7-8 बार यदि हम इसको करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारी हार्ट बीट, हमारा अटेंशन धीरे 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 पूर्ण रूप से संतुलित हो जाएगा। आप पूरे तरीके से बैलेंस हो जाएंगे। इस बैलेंसिंग को हासिल करने के बाद में आपको आपका दाहिना हाथ, द राइट हैंड, आपके हृदय पर रखना है। यहां पर हाथ रख करके सारा कंसंट्रेशन आप अपने हृदय में लगाएं और बड़ी विनम्रता से आप अपने हृदय में एक प्रार्थना कर सकते हैं। आप जिस भी स्वरूप में परमात्मा को मानते हैं तो आप, और यहाँ जो शक्ति है वो मातृ रूपेण है, तो आप माँ के फॉर्म में भी इस शक्ति का आह्वान कर सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि हे परमेश्वरी माँ, हमारे हृदय में आ जाइए। या यहाँ पर श्री माता जी भी सहयोग के विज्ञान की आद्य संस्थापिका के स्वरूप में विद्यमान है, आप श्री माता जी भी कह सकते हैं। तो आप कहें, हृदय पे हाथ रख के सारा कंसंट्रेशन हृदय पे लगाएं और कहें, हे परमात्मा या हे परमेश्वरी माँ। पहले आप देख लें फिर इसे करें। हे परमेश्वरी माँ या श्री माता जी, हमारे हृदय में पधारिए। इस प्रार्थना को आप कहेंगे। साथ में ही कुछ बड़ी सरल सरल हिंदी भाषा में सिंपल वाक्यों में कुछ प्रार्थनाएं मैं आपको बताऊंगा। आप उसे सुने, समझें और कहें। जल्दबाजी न करें, आराम से करें। इसके पश्चात इसी हाथ को उठा करके हाथ की हथेली को आपको पूर्ण रूप से आपके माथे पर इस प्रकार रखना है
हल्के से दबाना है, जैसे हम सर दर्द करता है तब दबाते हैं, गर्दन को आगे की ओर झुकाना है। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, पहले तो हमने हमारे हृदय के अंदर जो ऊर्जा केंद्र है उसे प्रवाहित किया, अब हमारे मस्तिष्क के ऊर्जा केंद्र को हम प्रवाहित कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। गर्दन को थोड़ा आगे की ओर झुकाएं। यहाँ पर एक बड़ी सरल प्रार्थना हम कहेंगे कि हे परमेश्वरी माँ, हमने सबको क्षमा कर दिया, या श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। एक और प्रार्थना कहेंगे कि हे परमेश्वरी माँ, मैंने स्वयं को भी क्षमा कर दिया, या कह सकते हैं श्री माता जी मैंने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। अब अंत में हाथ को उठा करके पांचों उंगलियों को इस तरीके से तान लेंगे। हाथ की जो हथेली है, इस हथेली को आपके तालू भाग पर रखेंगे, हल्के से दबाएंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज, घड़ी के कांटों की दिशा में क्लॉकवाइज 7 टाइम्स इसे गोल गोल घुमाएंगे। 7 टाइम्स। आपको गिनने की जरूरत नहीं है, ये स्पॉन्टेनियसली चलता रहेगा, पर आप इसे धीरे धीरे गोल गोल घुमाएं और साथ में प्रार्थना कहें कि श्री माता जी मुझे ध्यान में उतार दीजिए, या श्री माता जी मुझे मेरा योग प्रदान कीजिए। बड़ी सरल प्रार्थना है। इसे घुमाते जाएंगे और प्रार्थना करते जाएंगे कि श्री माता जी मुझे मेरा योग प्रदान कर दीजिए, मुझे ध्यान में उतार दीजिए। बड़ी सरल प्रार्थना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। पहले हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, फिर राइट हैंड को हार्ट पर रखेंगे, कुछ प्रार्थनाएं करेंगे, हार्ट में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर हाथ को यहाँ रखेंगे, हल्के से दबाएंगे, गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे, कुछ प्रार्थनाएं करेंगे, फिर हाथ की पांचों उंगलियों को तानकर हथेली को अपने तालू भाग पर रखेंगे, हल्के से दबाएंगे और धीरे धीरे 7 to 8 टाइम्स गोल गोल घुमा करके प्रार्थनाएं बताते जाएंगे, उसको करेंगे। अंत में आपको हाथ को नीचे लेना है और यहाँ कॉन्सेंट्रेट करके बस 10-15 सेकंड्स के लिए आपको शांत बैठना है। आप धीरे धीरे गहरे ध्यान में उतर जाएंगे। अंत में जब आपको कहा जाएगा तब आप अपना हाथ माथे से ऊपर 1 इंच थोड़ा सा पकड़ के देखें कि क्या आपको क्या अनुभूति होती है। अंत में जब मैं आपसे कहूंगा तो दोनों हाथों को सीधा ऊपर ऐसे भी उठाएं और आपके पाल्म्स में आपको क्या फीलिंग आता है इसको भी आप चेक करें। पर अब ये सारी जो क्रिया हम करेंगे वो आंखें बंद करके करेंगे, क्योंकि आंखें खुली रखेंगे तो आप मेरी तरफ देखेंगे, आप इधर उधर देखेंगे, आपका अटेंशन इधर उधर घूमते जाएगा। इसलिए कॉन्सेंट्रेट करें, शांत होकर के बैठें और इस ध्यान का आनंद। हम लोग साथ में क्लासिकल म्यूजिक बजाएंगे, तो क्लासिकल म्यूजिक सुनते सुनते आपका चित्त, आपका ध्यान गहरा होते जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने अंदर की इस शक्ति का अनुभव करने, अपने अंदर की इस शक्ति को एक्सप्लोर करने, फोकस करने, कॉन्सेंट्रेट करने और फिर इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करने। आइए ध्यान की शुरुआत करते हैं।
दाहिने हाथ को अपने तालु भाग पर पुनः ले जाए और 1 इंच हाथ को ऊपर पकड़ना है। सर पे रखना नहीं है, हाथ को 1 इंच ऊपर पकड़िए और देखिए कि क्या आपके तालु भाग से निकलती हुई और हाथ में स्पर्श करती हुई हल्की सी ठंडी या हल्की सी गर्म या लुकवाम हम जिसे कहेंगे, हल्की सी ठंडी या हल्की सी गर्म ऊर्जा की फुहर क्या आपको महसूस होती है? ऊर्जा का फ्लो क्या आपको महसूस हो रहा है? थोड़ा सा देखिए, बड़ा सूक्ष्म ये अनुभव होता है, ध्यान से इसे देखें। दाहिना हाथ नीचे लें, लेफ्ट हैंड से करके देखिए। लेफ्ट हैंड के पाम को सर के ऊपर 1 इंच पकड़ के देखें और देखें क्या हमारे तालु भाग से हल्का सा ठंडा या गर्म बहाव महसूस हो रहा है। अब दोनों हाथों को सीधे हवा में ऊंचे ऊपर उठाएं, जैसे अंपायर सिक्सर सिग्निफाई करता है उस प्रकार। हाथों की हथेलियां, उंगलियां पूरे तरीके से खुली छोड़ दें और आंखें बंद ही रखें। आकाश पर देखते हुए लुक टुवर्ड द स्काई और क्वेश्चन पूछे अपने आप से मन ही मन, श्री माता जी क्या यही हमारे अंदर का चैतन्य प्रवाह है? या श्री माता जी क्या यही हमारी चैतन्य शक्ति है? श्री माता जी क्या यही हमारी पॉजिटिव एनर्जी है? धीरे 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 दोनों हाथों को अपनी गोद में ले आए, आंखें बंद ही रखें और अब देखें कि क्या हाथ की हथेली के बीचों बीच, दोनों हाथों की हथेली के बीचों बीच हमें कुछ सर्कुलर मोशन, कुछ घूमता हुआ फील होता है, या हाथों की उंगलियों के छोर पर हमें हल्का सा ठंडा, हल्का सा गर्म या थोड़ी चुभन, हेवीनेस कुछ फील होता है। अब आराम से दोनों हाथों को जोड़ लें और अपने अंदर बैठे परमात्मा को आप प्रणाम कर लें। आदर पूर्वक श्री माता जी को भी आप प्रणाम कर लें।